अभी तक बात हुई थी साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म में जो सेल के अंदर जो पाया जाने वाला मटेरियल है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उससे बात हुई थी। अब अगला जो टॉपिक है उसमें दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं देखा जाए तो जो जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ होती है वो छोटी होती है। सेल की साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर के पास लगभग स्मॉल होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर दिया है। और वहीं पर यूकैरियोटिक सेल की साइज़ की बात करें तो वो यूकैरियोटिक सेल की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक जाती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक जाती है। अगर न्यूक्लियर रीजन की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और न ही किसी सेल मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे दिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जानी चाहिए थी, पर यहाँ पे किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती थी, लेकिन एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, सर्कुलर, जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा, इसका मतलब ये इसी न्यूक्लियाइड प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियाइड नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होगा, जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कंटेंट DNA या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है रहेगा, वो रीजन वेल डिफाइंड होगा, आपको पूरी तरह से दिखेगा एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसे कवर करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। अगर प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव सेल, पुरानी सेलों की बात करें तो पुरानी सेलों में, प्रिमिटिव सेलों में जो प्रिमिटिव सेल होगी उसमें क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल या फिर ट्रू जो सेल होती हैं उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम, मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाएगा। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पाए जाएंगे। अब इस पे बात होगी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जैसा कि इसे अगली वीडियो में ही बात हो चुकी है, सेल ऑर्गेनल्स ये जो हमारी एक एनिमल सेल यूकैरियोटिक की एनिमल सेल है। इसमें जो है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, गाल्जी अपरेटस दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, सेंट्रियोल दिया है, लाइसोसोम दिया है, राइबोसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। ये सब जो चीज़ें लिखी गई हैं ये सब एक्चुअल में एक, अगर देखिए सेल को अगर हम मान लिया जाए कि एक गाड़ी है जो चल रही है, तो ये सब छोटे छोटे इंजन के वो पार्ट हैं जो कि इस सेल को एज ए गाड़ी या फिर एज ए व्हीकल परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एक सेल को चलाने के लिए ये सभी चीज़ें हेल्प करते हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं हेल्प करती हैं, और इन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनल्स कहते हैं। देखिए क्या लिखा, सेल ऑर्गेनल्स, एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन होता है इसके चारों तरफ, जो इसकी बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन होता है। इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये जो होता है ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो है कि इस सेल के अंदर पाए जाने वाले कंटेंट को, इट्स ओन कंटेंट, सेल के अंदर जो कंटेंट पाया जा रहा है, सेल के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है उसे जो है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों से अलग रखने का काम करता है। कौन करता है? वो होती है मेम्ब्रेन होती है। ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। यहाँ पे ये वाली बात देखिए, लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी, चाहे वो मल्टीसेलुलर, चाहे वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारी केमिकल एक्टिविटी होती रहती है, यानी कि केमिकल एक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्शनें चलती रहती हैं। सेल के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शनें चलती रहती हैं टू सपोर्ट टू टू सपोर्ट टू सपोर्ट सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो जिससे कि सेल का जो कि हेल्प करती हैं या फिर सपोर्ट करती हैं सेल का जो है फंक्शन चलता रहे, और सेल का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसे भी बनाए रखने में हेल्प करती हैं। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम है? सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है और जो भी स्ट्रक्चर है उसे बनाए रखने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारी केमिकल एक्टिविटी चलती है। टू कीप दिस एक्टिविटी इन डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से अलग रहे, इसे सेपरेट करने के लिए, यानी कि जो एक्टिविटी लाइसोसोम में हो रही हो और जो एक्टिविटी हो रही हो आपकी न्यूक्लियस में और जो एक्टिविटी हो रही है सेंट्रियोल में, ये अलग अलग एक्टिविटियों को अलग अलग रखने के लिए दिस सेल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग रखने के लिए दिस सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर। इन सभी सेलों के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन से बना हुआ लिटिल छोटा छोटा स्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास आसपास मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से बना लिटिल स्ट्रक्चर होता है, जिसे ही ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर, या कोष्टक में दिया ब्रैकेट में दिया और ऑर्गेनल्स दिया है विथ इन दमसेल्फ, जिसमें दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और यह एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर हो जाता है कि उसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का पाए जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन से बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल का भी फीचर है, सेल का फीचर है। सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, और यह फीचर यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग रखने का काम करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सभी ऑर्गेनल्स में कह रहा है कि इन सभी ऑर्गेनल्स में सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स विजिबल ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि इसमें से जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स, इसमें से सभी नहीं, सम कुछ कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये विजिबल होते हैं केवल एक विशेष तरह के माइक्रोस्कोप, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक विशेष माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से कुछ ऑर्गेनल्स देखे जाते हैं। वी हैव आस्क्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में, या फिर अगर हम बात करें इससे पहले वाले सेक्शन में, हमने न्यूक्लियस पे बात कर ली है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, कुछ और भी सेल, जो कि न्यूक्लियस भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये भी स्मॉल मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग एक्टिविटी होती रहती है, फंक्शन होता रहता है। उसी तरह सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विच वी डिस्कस नाउ, कुछ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स है जिस पे हमें अभी आगे पढ़ना होगा। दे आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैरी आउट द वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ढेर सारे या फिर क्रूशियल जो अलग अलग फंक्शन होते हैं जो कि सेल को जीवित रखने के लिए इम्पॉर्टेंट या फिर हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ये वो सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। देखते हैं आगे क्या। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये यहाँ पे जो नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब ये नेटवर्क जैसा, ये हल्का सा ये हाँ, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम लगे होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं भी लगे होते हैं। ये रहा सेल के अंदर पाए जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो कि न्यूक्लियस को कवर करने का, या फिर न्यूक्लियस के अंदर ये रहा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है, एक स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छेद होता है, ऐसे ऐसे छेद देख रहे हैं, जिससे न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं, इसे न्यूक्लियर कोर कहते हैं। कवर करने वाला न्यूक्लियर एनवलप हो गया, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और उसी मेम्ब्रेन से लगा हुआ एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जाल जैसी एक संरचना हम लोग देख रहे हैं, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं इसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसे कहते हैं राइबोसोम कहते हैं। जो दाने जैसी जो ये संरचनाएं दिख रही हैं या फिर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये नहीं पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। जिस पे ये दाने पाए जाते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक, दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। जिस सेल की जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे सेल जो है कि रेटिकुलम को रखती है। हो सकता है वो रखती हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हो सकता है वो रखे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिपेंड करता है सेल पे। ये अगर यहाँ पे देखें तो ये तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स। नेटवर्क मेम्ब्रेन से बधा हुआ एक ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं। एंड ट्यूब एंड शीथ जैसी संरचनाएं हैं, नेटवर्क है। लुक्स लाइक द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग एक ट्यूब की जरा संरचना है। एंड राउंडेड और लॉन्ग बैग वेसिकल्स, या फिर एक ऑब्लिक बैग की जैसी संरचनाएं वेसिकल्स दिखती हैं। ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, लार्ज है, नेटवर्क जैसा मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब और या फिर शीथ जैसी संरचनाएं हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane। अगर मेम्ब्रेन की बात करें, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन की बात करें तो वो तो सिमिलरिटी रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर ए माइक्रोस्कोप, अंडर लुक रफ दिखेगा, लुक रफ यानी कि एक खुरदुरा जैसी संरचनाएं दिखेगी। लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर एक रफ जैसी संरचनाएं दिखेगी। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स, क्योंकि उस पर पार्टिकल होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम अटैच होने के कारण वो रफ दिखता है, उसका सरफेस जो होती है वो रफ दिखती है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल। और ये जो राइबोसोम होते हैं, क्योंकि जितने भी सेल
एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं या फिर एक्टिव रहती है, उसमें राइबोसोम पाया जाता है। आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, और ये राइबोसोम प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने की एक स्थान होता है या फिर प्रोटीन बनाने वाली जगह होती है। प्रोटीन बनाने वाली जगह है वही है राइबोसोम है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट इनटू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग अपॉन नीड, और वो जो प्रोटीन होती हैं सेल वो जो राइबोसोम से बनी प्रोटीन है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेस पे भेजी जाती हैं। इन द सेल पे डिपेंडिंग ऑन द नीड, जैसे सेल की ज़रूरत होती है उसी स्थान पे भेजी जाती हैं। यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस्तेमाल से द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दूसरी रेटिकुलम है जो कि स्मूथ होगी जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी जो है वो हेल्प करती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड, फैट मॉलिक्यूल या फिर लिपिड कहें। इम्पॉर्टेंट ऑफ सेल फंक्शन सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स आर हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो लिपिड और प्रोटीन बना रही है ज़्यादातर प्रोटीन का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से, और लिपिड का फॉर्मेशन जो है कि हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ये दोनों सेल्स मिलकर सम ऑफ दिस प्रोटीन, इसी में से कुछ प्रोटीन्स मिलकर जो प्रोटीन बनाई गई है, सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल, ये सेल को बनाने में हेल्प करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे ये रहा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो है कि सेल मेम्ब्रेन का बनना, बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन का बनना ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है। सम अदर प्रोटीन्स लिपिड फंक्शन एज एंजाइम, कुछ अन्य प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे। एंजाइम जैसे कि इस समय के लिए हम लोग जान जाते हैं कि एंजाइम जो होता है किसी काम को करने में हेल्प करता है, हेल्प करने वाला जो केमिकल है उसे कह रहे हैं एंजाइम, हेल्प करने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? एंजाइम। वही बात है सम अदर प्रोटीन, इन्हीं में से जो प्रोटीन बने इन्हीं में से कोई दूसरी प्रोटीन या फिर लिपिड वो एंजाइम की तरह या फिर हार्मोन की तरह काम कर सकती हैं। हार्मोन और एंजाइम किसी काम को करने में सेल की बॉडी में या फिर सेल में हेल्प करते हैं। अभी तक इतना जानिए कि ये एंजाइम और हार्मोन सेल में फंक्शन करने में, सेल को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में इसका जो अपीयरेंस है, इसका नंबर हो गया या फिर साइज जो होती है अलग अलग सेल में वेरी करती रहती है। इट्स ऑलवेज फॉर्म से नेटवर्क सिस्टम, और ये है कि अलग अलग सेल में इसका अपीयरेंस वेरी करता रहता है और ये हमेशा इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम, और हमेशा ये एक नेटवर्क सिस्टम को फॉर्मेशन करती रहती है या फिर एक नेटवर्क को बनाती है। One function of endoplasmic reticulum is to serve as the channel for the transport of material, especially protein। एक जो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक फंक्शन हुआ वो ये है कि फॉर द ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, जो कि सेल के अंदर वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बन रही हों उसे ट्रांसपोर्ट करने का भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सर्व एज द चैनल, एक व्यवस्था देता है या फिर एक रास्ता देता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी ले जाना हो उसके लिए चैनल प्रोवाइड करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और बिटवीन द साइटोप्लाज्म या फिर एक साइटोप्लाज्म से जैसे कि एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कहने का मतलब है कि ये जो है इसे कहते हैं सेल जिसमें ऑर्गेनेल्स रह रहे हैं, इसे ये जो न्यूक्लियस के बाहर का एक ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जा रहा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ से सेल के अंदर से इसमें जाने के लिए या फिर इसमें से इसमें जाने के लिए
जो चैनल प्रोवाइड कराता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये सब चीज़ें अभी 9th लेवल की हैं, कम ही है रहे तो ठीक रहे हैं। आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासों में, ये सब चीज़ें डिटेल में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। 10 फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज द चैनल का काम करता है, ठीक है। वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी चीज़ों को ले जाने के लिए यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी। जो सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है, बायोकेमिकल एक्टिविटी यानी कि रिएक्शन सेल के अंदर जो रिएक्शनें होती हैं उसमें जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने का या फिर उस पर बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, और सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है इन लीवर सेल। अगर लीवर सेल की बात करी जाए, जो सेल्स हमारे लीवर में पाई जाती है, उसमें जो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लीवर सेल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर सेल में पाई जाती है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजनस ड्रग्स, जैसे कि कई बार हम लोगों ने सुना होगा या फिर कई बार हम लोग सुने हैं कि जो है कि ज़्यादा दवा नहीं खानी चाहिए, जिससे लीवर ख़राब हो जाता है, या फिर ज़्यादा हैवी या फिर ज़्यादा नुकसान करने वाली दवाओं को नहीं खाना चाहिए, या फिर फिजिशियन से पूछ कर ही दवा लेनी चाहिए कौन सी नुकसान करेगी कौन सी नहीं करेगी। उसमें है कि उन दवाओं को अगर दवा नुकसान करने वाली होती है तो उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो काम करता है वो लीवर की सेल करती हैं। लीवर की सेल जो होती हैं हानिकारक दवाओं को या फिर पॉइजनस ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन, उसे कम हानिकारक बनाने का काम स्मूथ मतलब कि लीवर की सेल करती हैं। उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विशेष रोल रहता है। ये देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी रेटिकुलम जिसपे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही। इस पर यह है कि वो नहीं, आपको राइबोसोम देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये दिया है लीवर सेल में जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने में विशेष हेल्प करते हैं या फिर हेल्प करती हैं। एक बार फिर से अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देख लें, प्लांट सेल में सबसे बाहर पाया जाएगा सेल वाल। एक बात हो गई। फिर सेल वाल के अंदर जो होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में सबसे बाहर सेल वाल, फिर उसके अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे सेल के अंदर जो है कि पावर हाउस कहते हैं। सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है सेल के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं या फिर सेल क्या करेगी, ज़्यादातर डिसीजन लेने का काम न्यूक्लियस का होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है कि इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लाइसोसोम का क्या काम होता है अभी हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम का काम होता है कि लाइसोसोम जो है कि ये वेस्ट मटेरियल जितने भी सेल के अंदर बनते हैं वो सभी लाइसोसोम में ला के डाल दिए जाते हैं, और लाइसोसोम उसे या तो डाइजेस्ट करे या फिर अगर डाइजेस्ट जो करना होगा वो लाइसोसोम का अभी हम लोग पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। लाइसोसोम का काम होता है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म जिसमें ये सभी चीज़ें जिस लिक्विड में रखी गई हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखते हैं गाल्जी एपरेटस। इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये रहा गाल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर में जा रहा है गाल्जी एपरेटस।
ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सेक जैसी, जैसे कि किसी चीज़ को ऐसे, फिर इसके ऊपर ये ऐसे रखी गई हूँ चीज़ें, इस ऐसे ये है एक ऐसे मेम्ब्रेनस होती हैं, ये ऐसे ऐसे। गाल्जी अपरेटस क्या होता है? गाल्जी अपरेटर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी। इसकी जो डिस्कवरी किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी इसकी डिस्कवरी करने वाले यही हैं साइंटिस्ट, ये हैं सर कैमिलो गाल्जी। सर कैमिलो गाल्जी यही हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कैमिलो गाल्जी ये हैं गाल्जी अपरेटस, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा, जिसे कहते हैं गाल्जी अपरेटर, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी कंसिस्ट सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स। यानी कि ये जो गाल्जी अपरेटस की जिसकी बात हो रही है, गाल्जी अपरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स रखता है। मेम्ब्रेन, इसे एक बार देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मेम्ब्रेन जिसे फ्लैट सेक कहते हैं, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं। टेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इसका जो इसे सिस्टर्नी कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको सिस्टर्नी कहा जाता है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये सभी चीज़ें याद करने वाली हैं, और मतलब कि अगर आप आगे जाके बायो के स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी से ही आप 11th-12th करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत का मतलब कि यही सब चीज़ें आगे जाके पढ़नी है। मान लीजिए जो डॉक्टर के लिए नीट की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आते हैं। देखिए अब सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसाइकल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। ये चीज़ें हो गई, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन ऑफन कनेक्शन with the membrane of endoplasmic reticulum. These membranes often have the connection with the membrane of endoplasmic reticulum consist another portion and the complex cellular membranous system. ये जो होता है कि ये जो गाल्जी अपरेटस आप लोग देखेंगे, गाल्जी अपरेटस का जो कनेक्शन होता है, मैं दिखा देता हूँ, रुकिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है हमारा गाल्जी अपरेटस, ये है हमारा गाल्जी अपरेटस। ये गाल्जी अपरेटस है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये जो है दूरी है लगभग बराबर होती है। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये क्लोज कनेक्शन में रहते हैं। यानी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के पास रहते हैं, ज़्यादातर समय इसी के पास रहते हैं। यानी कि यहाँ से जो चीज़ें बनती हैं, यहाँ से इधर फेंकी जाती हैं, आती हैं, फिर इधर इंटर लेती हैं, इंटर लेते हुए इधर से पैक करके इधर से निकल जाती हैं। यानी कि एक तरह का इनका क्लोज संबंध होता है, एक तरह का क्लोज संबंध होता है, एक दूसरे के पास ही होती हैं। कह रहा है दीज मेम्ब्रेन ऑफ एन इवन कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो है कि मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका कनेक्शन होता है। देयरफॉर कंटिन्यूटी अनदर पोर्शन, यानी कि इनका एक दूसरे से कनेक्शन रहता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और इस तरह ये एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, एक सेलुलर मेम्ब्रेनस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। द मटेरियल इनसाइड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द मटेरियल इनसाइड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में सिंथेसिस होता है, बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो चीज़ें बनती हैं, इस पैक्ड एंड dispatch of the various target inside and outside cell through the Golgi apparatus। यानी कि इसी गाल्जी apparatus के थ्रू या फिर गाल्जी बॉडी के थ्रू सेल के अंदर इनसाइड या आउटसाइड या फिर सेल के अंदर किसी जगह या फिर सेल के बाहर किसी जगह चीज़ों को जब भेजी जाती है तो पैक करने का काम, जो पैक्ड एंड डिस्पैच करने का काम जो है, यही
गाल्जी एपरेटस करता है। द मटेरियल इनसाइड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर इनसाइड होता है बनता है, यानी कि बनाने का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया। अब उसकी पैकिंग हो, डिस्पैचिंग हो, जो सेल इस चाहे वो सेल के अंदर भेजना हो या फिर सेल के बाहर भेजना हो, इसी गाल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, जिसका एक और काम है कि ये चीज़ों को स्टोर करने का काम, चीज़ों को मॉडिफाई करने का काम और चीज़ों को पैक करने का काम करती है। पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, या फिर एक बैग में पैक करने का काम करती हैं। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से हमने आपसे यही बात की कि जो चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर ये दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है कि गाल्जी एपरेटस जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहता है। गाल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहता है। यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं सिंथेसाइज होती हैं, वो गाल्जी एपरेटस के द्वारा पैक की जाती हैं। पैकिंग करने का काम, स्टोरेज करने का काम, और इसे सेल के अंदर कहीं ट्रांसपोर्ट करने का काम या फिर सेल के बाहर कहीं ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है गाल्जी एपरेटस। वही बात कह रहा है। इन सम केस, कुछ केसों में कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from the simple sugar in गाल्जी एपरेटस। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर, कुछ केसों में सिंपल शुगर से कुछ केसों में जो है कि सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम गाल्जी एपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। गाल्जी एपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। देखिए इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन, जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना चुका है उसमें मॉडिफिकेशन, थोड़ा मोड़ा बदलाव, चीज़ों को पैक करने का काम, उसे पैक करने का काम, और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम, ये सभी काम करने का कौन करता है, वो गाल्जी एपरेटस करता है। कुछ केसों में जो है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी गाल्जी एपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। द गाल्जी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और इसी गाल्जी एपरेटस से जाके आगे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि देखिए ये कैसे चीज़ें जुड़ी हैं एक दूसरे से, वो मैं एक बार आपको बताना देता हूँ। देखिए पहले ये न्यूक्लियस होगा, इसे जो है कि एक स्ट्रक्चर, जो नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर लगा रहेगा, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER, ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें कुछ बनी हैं या फिर सिंथेसाइज होती हैं, वो चीज़ें जाती हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, गाल्जी एपरेटस के पास। ये क्या करता है, ये करता है कि चीज़ों को, इसमें यहाँ तक आती हैं, यहाँ तक आई इंटरलिंक, यहाँ पे चीज़ों को हल्का सा पैक करने का काम, कहीं दूसरे पैक करेगा, हल्का सा मॉडिफिकेशन करने का काम, या फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव करना हो, उसमें पैकिंग करके इधर से हल्का सा बैग के रूप में बना के एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा, सेल के अंदर जाए चाहे सेल के बाहर जाए। ये काम होता है गाल्जी एपरेटस का, गाल्जी एपरेटस। और यहीं से फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन यहीं से होता है। यहीं से एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। ये देखिए चीज़ें एक दूसरे पर लगी हुई हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस से जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उससे जुड़ा है गाल्जी एपरेटस। अब आगे है लाइसोसोम देखते हैं। आगे लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम जो है इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक यानी कि थैला, एक मेम्ब्रेन से बना थैला है, फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें जो है कि डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ एक थैला होता है। दीज एंजाइम आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही बात कह रहा है, ये जो लाइसोसोम बने हैं, ये बने हैं यहाँ से बने के आए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से बन के आए हैं। पहले यहाँ थे, फिर उसके बाद गाल्जी एपरेटस के पास आए, गाल्जी एपरेटस से फिर बने हैं लाइसोसोम।
दीज एंजाइम आर मेड, ये जो एंजाइम की बात कर रहा है, दीज एंजाइम आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये जो लाइसोसोम होता है एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल, या फिर वेस्ट को जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वेस्ट को डिस्पोजल या फिर उसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। जो ख़राब हो गई हैं उसे पचाने का काम करता है, उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो चीज़ें पुरानी हो गई ऑफ द सेल में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं पुरानी हो गई हैं उसे लाइसोसोम में डाल दिया जाता है और ये लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर देता है या फिर डाइजेस्ट कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है ऑफ द सेल। दिस हेल्प टू कीप सेल क्लीन, ये हेल्प करता है जिससे सेल क्लीन रह सके, सेल रह सके साफ, क्लीन रह सके। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है उसे भी डाइजेस्ट करने का काम यही लाइसोसोम करता है। एज वेल एज रन आउट सेल्स ऑर्गेनल्स, या फिर हो सकता है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हम लोग अभी पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो ये पुरानी हो जाए या फिर ये पुरानी हो जाए, उसे भी डाइजेस्ट करने का पचाने का काम करता है। रन आउट सेल्स ऑर्गेनल्स, सेल के ऑर्गेनल्स अगर ख़राब हो गए हों तो उसे भी पचाने का काम करता है जिससे सेल क्लीन हो जाए, जिससे सेल क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। फॉरेन मटेरियल इंटर इन द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम, फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर फूड हो गया या फिर पुराने ऑर्गेनल्स हो गए, ये सभी चीज़ें आके एंड अप इन लाइसोसोम में आके डाइजेस्ट कर दी जाती हैं या फिर पचा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और लाइसोसोम का जो काम है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसे पचाकर उसे डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, और लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर पाता है या फिर इस तरह कर पाता है क्योंकि ये एबल टू दिस बिकॉज इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे वो सभी तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में सक्षम होता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एक विशेष घटना यानी कि एक विशेष एक्टिविटी, जब सेल के अंदर चलने वाली जब मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जांपल सेल गेट डैमेज, एग्जांपल के तौर पे यदि सेल डैमेज हो गई, चोट लग गई, लाइसोसोम में ब्रस्ट हो सकता है कि लाइसोसोम ही फट जाए, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और सेल को ही ख़त्म कर दिया जाए या फिर सेल को ही पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, ऐसा हो सकता है कि सेल गेट डैमेज, या यदि सेल को नुकसान हो गया हो, सेल अब सर्वाइव नहीं कर सकती, उस कंडीशन में लाइसोसोम ब्रस्ट करता है एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम जो होते हैं उसकी खुद की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और इस तरह लाइसोसोम जो है कि सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ये नाम देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग है लाइसोसोम। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से वंस मोर लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम देख लीजिए एक बार। कहाँ गया लाइसोसोम नहीं लिखा है जी। जैसे ही एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होगा, इसे ये देख रहे हैं, ऐसे बैग जैसा या फिर ऐसा, ये जो बैग जैसी स्ट्रक्चर होगा उसी को लाइसोसोम कहेंगे। दिखाने को तो मैं दिखा दूँ भाई,
ये लाइसोसोम डाइजेस्ट फूड ये रहा, ये देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वहीं से लगा है गाल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गाल्जी एपरेटस, फिर वहीं से देख रहे हैं लाइसोसोम। तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये इससे और ये इससे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तीनों चीज़ें, ये देख रहे हैं, ये इससे ऐसे ऐसे, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आते हैं अपनी टॉपिक पे, एक बार फिर से देख लेते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम यहाँ लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड एक स्ट्रक्चर या फिर बैग होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि कई तरह के डाइजेशन का काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम आर नोन एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह, लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह जाना जाता है, यानी कि चीज़ों को या फिर वेस्ट को डिस्पोज करने का सिस्टम की तरह जाना जाता है। और ये सेल को क्लीन करने का काम करता है, डाइजेस्ट करता है, सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फॉरेन मटेरियल जो भी बाहर की चीज़ें सेल के अंदर इंटर करे उसे भी डाइजेस्ट कर देगा, जैसे कि बैक्टीरिया अगर बाहर से आई उसे डाइजेस्ट करेगा, फूड हो गया खाना उसे डाइजेस्ट करेगा, या फिर ओल्ड ऑर्गेनल्स पुराने ऑर्गेनल्स जो हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स पुराने हो गए हैं तो उन्हें भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। ब्रेकअप कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस टू सिंपल सबस्टेंस, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं उसे सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइसोसोम आर एबल टू दिस बिकॉज कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि इसके पास होती है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि सभी ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को ख़त्म करने या फिर डाइजेस्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी हुआ कि अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा हो, फॉर एग्जांपल सेल गेट डैमेज, एग्जांपल के तौर पे यदि सेल डैमेज हो रही है तो लाइसोसोम हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कि ब्रस्ट कर जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, एंड एंजाइम गेट डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम पूरे खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाए। इस तरह लाइसोसोम को जाना जाता है सुसाइडल बैग। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। थैंक यू। अब अगला वीडियो आएगा कुछ समय बाद, ज़्यादा नहीं, कुछ समय। थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करिए भाई, ज़रूरी है। थैंक यू।